प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि 8 मार्च को आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है यूपी बोर्ड का। तो उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग एक बार फिर से आज आपकी मैराथन क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं, जहां पर हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी संख्या आज के इस वीडियो में लगभग 100 के करीब होने वाली है। 100 सवाल हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग सही से सॉल्व करेंगे, सही से पढ़ेंगे तो उनकी संख्या 150 से 200 हो जाएगी बच्चों। तो 150 से 200 सवाल आज आपके इस वीडियो में होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और मजे की बात यह है कि हमने 10 के 10 चैप्टर को इंक्लूड कर रखा है, चाहे वो आपका सी लैंग्वेज हो, चाहे एरे हो, पॉइंटर हो, फाइल हैंडलिंग हो, स्ट्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ठीक है, ऑपरेटर हो, या फिर आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, साइबर सिक्योरिटी हो। हर चैप्टर को हमने इंक्लूड करके इस वीडियो को क्रिएट किया है और आपके क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ठीक है ना। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी फीचर्स ऑफ सी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज के जो फीचर्स है ना, उसको किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। आपका ऑप्शन है पास्कल, आपका ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, आपका ऑप्शन है समरसीबी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर है डी बीसीपीएल। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है। हमने आपको जब इसकी हिस्ट्री पढ़ाई थी बेटा, तो बताया था कि जो सी लैंग्वेज है ना, उसको 1972 में बनाया गया था डेनिस रिची के द्वारा। और जो डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को बनाया था, तो इस लैंग्वेज को उन्होंने बी लैंग्वेज के आधार पर बनाया था। बी लैंग्वेज को किसने बनाया? तो बी लैंग्वेज को बनाया था केन थॉमसन ने। किसने बनाया था? केन थॉमसन ने बनाया था। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को आप याद रखेंगे। इस सवाल से आपके कितने क्वेश्चन बने? 1972 में इस लैंग्वेज को बनाया गया, डेनिस रिची ने बनाया, बी लैंग्वेज के आधार पर बनाया, केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को बनाया। और क्या हुआ इस क्वेश्चन में? और क्या लिख सकते हैं सर? इसको ए टी एंड टी लैब में बनाया गया, पहली बात। और क्या कह सकते हैं कि एटी लैब में बनी? किसके लिए बनी थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज को लिखने के लिए बनी थी। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चंस हो गए। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और लिखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सी प्रोग्रामिंग वॉज क्रिएटेड बाई, किसके द्वारा बनाया गया? डेनिस रिची के द्वारा। कहां बनाया गया? हमने आपको बता ही दिया। तो बेटा कहां बनाया गया था? ए टी एंड टी बेल लेबोरेटरीज में इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है सी लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड इन ईयर, किस सन में बनाई गई? तो हमने इसको भी बता दिया है, 1972 में बनाई गई थी। तो इस बात को भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि विच कमेटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको भी हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, तभी बताया था कि आंसी सी नाम की एक संस्था, मतलब आंसी नाम की एक संस्था थी, उसने इसको स्टैंडर्डाइज किया। और किस नाम से पेश किया था? तो आंसी सी नाम से पेश किया था। इसको किस नाम से पेश किया था? फिर दोबारा आंसी सी नाम से इसके स्टैंडर्ड को इसने बना करके इसको दिया था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीनी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। मतलब सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कहें या फिर प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड भी कह सकते हैं। बेटा सोर्स कोड किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? तो सोर्स कोड कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपाइलर। सी लैंग्वेज में कंपाइलर काम करता है। ऐसे ही पाइथन में कौन सा? इंटरप्रेटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है विच व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। मतलब हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो बेटा जो हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है वो आपकी क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो डॉट एच हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, और सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन क्या होती है? तो बेटा सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है डॉट सी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हेडर फाइल कह रहा है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। तो हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एच। कैसे सर बताइए? एस टी डी आई ओ। क्या लिखते हो आप? एस टी डी आई ओ लिखते हो ना आप, एस टी डी आई ओ डॉट एच। ये हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एच होती है। ठीक है। आपके बुक में इसको थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया, इसको सुधार लीजिएगा। और जो सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी होती है। दोनों में अंतर है। हेडर फाइल क्या हुई? स्टूडियो डॉट एच हुई। और जो आपकी सी लैंग्वेज आपका सी प्रोग्राम होता है उसकी हेडर एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट सी होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि द हैज साइन इज कॉल्ड। हैज साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा हैज साइन को हम लोग बोलते हैं, हैज बोले अब तो नॉर्मल सा हैज है, लेकिन ऑप्शन यहां पर बढ़िया सा थोड़ा सा देना चाहिए था बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं पाउंड साइन। क्या बोलते हैं? आप इसको याद रखेंगे, पाउंड साइन बोलते हैं।
ठीक है ना। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को यूज करने के लिए करते हैं। जैसे आप लिखते हो ना हैज इंक्लूड, ठीक है ना, तो वहां पर इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हैज इंक्लूड में करते हैं। और कहाँ होता है? हैज डिफाइन में होता है। कहाँ होगा? हैज डिफाइन में होता है। बात समझ में आई ना? हैज डिफाइन हो गया। तो ये दो जगह पर, ये आपके दोनों क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। इनमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पाउंड साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग हैज भी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चला जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट स्टेटमेंट इज स्टार्टेड इन बाय अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अब सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है ना, वो किस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है? नॉर्मल सी बात, सबको पता, अभी तो बता ही दिया हमने भैया, किससे स्टार्ट होता है? हैज इंक्लूड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। चलें आगे। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंट इन सी। सी लैंग्वेज में इंट की क्या साइज होती है? तो बेटा जो इंट की साइज होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? कंपाइलर पर या सिस्टम पर डिपेंड करती है। सर बात समझ में नहीं आई। बेटा अगर आपका जो सिस्टम है ना, वो 16 बिट का होगा, कितने बिट का होगा? 16 बिट का होगा, तो इंट की साइज कितनी होगी? 2 बाइट होगी। इंट की साइज कितनी? 2 बाइट होगी। अगर 32 बिट्स का है सिस्टम आपका, तो इंट की साइज कितनी हो जाएगी? 4 बाइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये उस पर डिपेंड करता है, 2 भी होती है 4 भी होती है, डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंड करता है सिस्टम पर, कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 9th क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है रिलेशनल ऑपरेटर कांट बी यूज्ड इन। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, उनको हम लोग कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोग देखो, रिलेशनल ऑपरेटर अब जानते हो ना, रिलेशन क्या करता है? रिलेशनल ऑपरेटर भैया क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर यही है रिलेशनल ऑपरेटर, देखते चलो फटाफट। डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल, और लेस देन आर इक्वल, ये सब क्या है? ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो क्या स्ट्रिंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली बात हो गई। उसके बाद कह रहा है कि क्या इन ऑपरेटर्स को हम लोग कहाँ स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इन ऑपरेटर्स को फ्लोट में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इन ऑपरेटर्स को लॉन्ग में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जो 10वां सवाल है, 10वें सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? देखो लॉन्ग भी आपका एक प्रकार का डेटा टाइप है, फ्लोट भी आपका एक प्रकार का डेटा टाइप है, और स्ट्रक्चर भी आपका क्या है? एक प्रकार का डेटा टाइप है। तो हम नंबर्स पर तो काम कर सकते हैं, नंबर्स पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर स्ट्रक्चर वगैरह की बात आती है, वहां पर आपके रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और कभी कभी इसका जो जवाब है बेटा, वो ऑप्शन नंबर सी भी देगा। ठीक है ना, इसका जवाब क्या देता है? ऑप्शन नंबर सी भी देता है। अब स्ट्रिंग में तो करते हैं, याद रखिएगा, कहां करते हैं? स्ट्रिंग में करते हैं। मैं बता दे रहा हूं होता कहां कहां है। स्ट्रिंग में होता है, ठीक है ना, फ्लोट में भी होता है, और लॉन्ग में भी होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग इसका जो जवाब है वो लॉन्ग भी देते हैं और स्ट्रक्चर भी देते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको जाना है किसके साथ? आपको स्ट्रक्चर के साथ जाना, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, तो इसको भी आप थोड़ा सा सुधार लेंगे अपने उस नोटबुक में, अपने उस किताब में इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बताइए प्रिंटफ फंक्शन दैट आउटपुट्स द आउटपुट डिवाइस डेटा। अब ये प्रिंटफ फंक्शन है, ये आपके आंसर को कहां पर देता है? तो नॉर्मल सी बात, जाहिर सी बात है बेटा, ये आपका जो आंसर है, ये आंसर कहां देगा? ये आपका आंसर मॉनिटर पर देता है। कहां देता है? मॉनिटर पर देता है। प्रिंटफ जो आपका फंक्शन है, ये आपका आंसर कहां देगा? मॉनिटर पर देगा। ठीक है ना। तो बात समझ में आई, सुधार लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सुधार लीजिएगा। मैं बार बार बता दे रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसका आंसर आप सुधार लेंगे थोड़ा सा। इसको मैं मिटा करके ही लिख दे रहा हूं, चलो पहले मिटाता हूं उसके बाद लिख देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे बार बार। ठीक, देखिए बेटा, ये वाला इस क्वेश्चन का रिलेशनल ऑपरेटर कहां इस्तेमाल नहीं होता है? तो स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं होता। किताब को आप सुधार लीजिएगा, अपने अपनी किताब में आपके गलत दिया हुआ है, इसको आप सुधारेंगे। ठीक है ना। अब प्रिंटफ फंक्शन कहां आपके आउटपुट को डिस्प्ले करेगा? या मॉनिटर पर करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11। अच्छा, मैं सब में गोला तो करता चल रहा हूं ना? नहीं करता चल रहा हूं क्या भाई? सबका देखते चलना, एकदम जवाब फटाफट सबका देखते चलो। ठीक है ना। पहले वाले में क्या हो गया? केन थॉमसन हो गया। दूसरे वाले में AT&T बेल लेबोरेटरीज हो गया, इसको भी आप नोट रखेंगे। तीसरे वाले में 1972 हो गया, डेनिस रिची, इसको भी आप नोट रखेंगे। चौथे वाले में आंसी, इसको मैंने बता ही दिया। पांचवें वाले में क्या होगा? कंपाइलर होगा, इसको आप नोट रखेंगे। छठवें वाले में हमने आपको बताया बेटा क्या होगा? जो हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसको मैं मिटा दे रहा हूं सब कुछ, हाँ, और यहाँ पर सही जवाब है उसको नोट करते चल रहा हूँ। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बेटा? .h होता है। ठीक है ना। सातवां सवाल हमने आपको बताया, सातवें में सही जवाब क्या हो जाएगा? सातवें में सही जवाब हो जाएगा हैज साइन। ठीक, आठवें का सही जवाब क्या हो जाएगा? आठवें में हो जाएगा हैज इंक्लूड हो जाएगा।
9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, कंपाइलर या सिस्टम पर डिपेंड करता है। 10वें का सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। 11वें का सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है ना। अब 12वें की बात करते हैं, कह रहे हैं 12वें में टाइप्स ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है जी सर, बिल्कुल होगा। कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होगा, ठीक है ना। कितने बाइट का, 2 बाइट का होगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा कैसा 2 लिख रहा है, इसको सही कर देता हूं। इंटीजर कितने बाइट का होगा बेटा, इंटीजर आपका होता है 2 बाइट का, ठीक है ना। और कैरेक्टर कितने बाइट का होगा, कैरेक्टर होगा 1 बाइट का। और फ्लोट कितने बाइट का होता है, तो फ्लोट होता है 4 बाइट का। इसको भी आप नोट रखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कह रहा है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप ओनली फॉर द इटरेशन। इनमें से कौन सा एक ऐसा कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग इटरेशन से बाहर आने के लिए करते हैं। तो बेटा इटरेशन से बाहर आने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये कीवर्ड गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ब्रेक का भी कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में है, जबकि ब्रेक किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, स्मॉल फॉर्मेट में। अच्छा, और बताइए सर इसके बारे में कुछ चीजें बताइए। तो मैं बता देता हूँ, टोटल कीवर्ड्स की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं बेटा, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं। और हाँ, सारे के सारे जो कीवर्ड हैं आपके ना, जितने भी कीवर्ड हैं वो आपके लोअर केस में होंगे या स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, विच कमांड इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ अ लूप एंड कैरी ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लूप अगेन। इसको भी हमने आपको बताया था कि जहां पर स्किप लिखा मिल जाए, आपको क्या लिखा मिल जाए, स्किप, या फिर टॉप ऑफ द लूप मिल जाए, वहां पर आप कंटिन्यू मार के आएंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू आपके करंट इटरेशन को स्किप कर देता है और आपके लूप को एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है ना। 14वें में सही जवाब आपका कंपाइलर हो गया, कंपाइलर कह रहा हूं, कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी आपकी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। 15वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्विच आपकी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, बिल्कुल स्विच भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। इफ आपकी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ एल्स भी है। कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में भी हम लोग कंट्रोल ही तो करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ द एबव। तो 15वें का सही जवाब हो जाएगा डी। 16वें की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी एक कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। तो 16वें का जो सही जवाब हो जाएगा, देखो गो टू है, बिल्कुल गो टू, गो टू से हम लोग बता सकते हैं। ब्रेक है, ब्रेक भी है। फॉर है, फॉर भी एक आपका लूप ही है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गेट्स नहीं है, ठीक है ना। गेट्स आपका क्या है, गेट्स आपका एक फंक्शन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 16वें में डी हो जाएगा। 17वें की बात करते हैं, कह रहा लॉजिकल एक्सप्रेशन इज सॉल्व एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उस किस में लॉजिकल एक्सप्रेशन इज सॉल्व एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये तो हमने आपको रटाया है एकदम, मान के चलो कि भैया डू वाइल लूप जो होता है वहां पर कंडीशन बाद में चेक होती है, कंडीशन यहां लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डू वाइल लूप हो जाएगा। तो आई होप ये 17 सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इन 17 सवालों में हमने आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो पहला चैप्टर हो गया। पहले चैप्टर में हमने आपको 17 सवाल करा दिए। आगे आपके सेकंड चैप्टर में बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, क्या रहा, एरे। एरे इज अ नेम ऑफ, एरे है क्या। अब नॉर्मल सी बात कि एरे क्या है भैया, एरे इज अ कलेक्शन, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज। फॉर्मूला नोट करेंगे, मतलब डेफिनेशन, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन है आपके किसके, होमोजीनियस वैल्यूज का, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस या सेम टाइप वैल्यूज, सेम टाइप वैल्यूज, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, सिंपल सी बात। अब इसमें वेरिएबल है एरे, नहीं वेरिएबल तो नहीं, कीवर्ड है, कीवर्ड भी नहीं, कह रहा सेम नेम विच शेयर एवरी एलिमेंट। बिल्कुल सही बात, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्या है, एक सेम नेम है जिसमें जो कि हर एवरी एलिमेंट को शेयर करता है, ठीक है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एरे x58 हैव। x58 नाम की एक एरे है, ये आपका एक वेरिएबल है। अब बताना आपको ये है इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको अब जो पढ़ा है वो तो बता ही देगा भैया ना, हमने आपको बहुत सिंपल सा बताया, जो यहाँ पर लिखा हुआ 8 और जो यहाँ पर लिखा हुआ 5, आपस में इन दोनों का कर दो गुणा, जो आए वो जवाब हो गया। 8 पंचे क्या हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना। और बताइए इसमें सर कुछ बातें, तो बेटा इसमें 5 क्या होंगी, 5 रोज होंगी। रोज कितनी, 5। 8 क्या होंगी, 8 कॉलम्स होंगे। 8 क्या होंगे बेटा जी, 8 कॉलम्स होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं, कह रहा हाउ मेनी लोकेशन डज इंट
यहां पर स्पेस है ब्लैंक, उसके बाद यहां पर 3 हैव, कितनी लोकेशन होगी इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कितनी लोकेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा उसमें देखो, एक यहां पर एलिमेंट गिनती मारो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट हैं, 7। तो लोकेशन कितनी होगी, लोकेशन भी बेटा कितनी हो जाएगी, 7। जितने एलिमेंट उतनी लोकेशन, जितने एलिमेंट उतनी लोकेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ nth लोकेशन, जो nth लोकेशन होती है उसका इंडेक्स क्या होता है। अरे भैया एकदम आसान सा सवाल, कैसे, देखो जरा समझो। जैसे यहां पर मैंने कह दिया 9th नंबर पे जो एलिमेंट, ये 9 है ना ये एलिमेंट, इसका इंडेक्स नंबर बताओ। तो इंडेक्स नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है ना। तो 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 7 और 6 पर 9। मतलब जो 7वां एलिमेंट है, 7वां एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 7वें एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है 6। इसका मतलब nवें लोकेशन पर जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, सर उसका इंडेक्स नंबर होगा 1 कम उससे, n-1 हो गया। क्यों n-1 हो गया, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होता है। शुरू कहां से होता है बेटा, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से शुरू होता है, इसीलिए एक इंडेक्स कम आता है। क्या हो जाता है, एक इंडेक्स कम आता है। इसको आप नोट रख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग की शुरुआत 0 से हम लोग करते हैं, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, nth लोकेशन का इंडेक्स नंबर हो जाएगा n-1। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एरे, एक एरे के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। आइए देखते हैं कौन सी बात सही है। कह रहा है इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी डेटा स्टोरेज, यह ग्रुप होता है बहुत सारे डेटा स्टोरेज का। पहले कह रहा है इट्स साइज कांट बी फिक्स, कैन बी फिक्स्ड, इसकी साइज फिक्स हो सकती है। उसके बाद कह रहा है ओनली वन काइंड ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, केवल एक प्रकार की वैल्यू स्टोर हो सकती है। और डी में आपसे कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इनमें सारी बातें सही हैं। कह रहा है इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी डेटा स्टोरेज लोकेशंस, बहुत सारी लोकेशन पर डेटा होते हैं और उन लोकेशंस का ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। इसकी साइज हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं और फिक्स चाहे तो नहीं भी कर सकते, दोनों बातें सही हैं। कह रहा है इसमें एक प्रकार का डेटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखाया है आपको, क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो गया। आगे चलिए, कह रहा है इन इंट नम 8, इन इंट नम 8, यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया है, एक क्या, एक एरे डिक्लेयर करी गई है। इसमें कह रहा है 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम 8, नम 8 की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है नम 8 की वैल्यू क्या होगी। तो अब नॉर्मल सी बात, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में आंसर आपका क्या आएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। देखो 0 नंबर पर कौन है, 1 है, ये 1 पर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब 6 7 8, 6 7 8 पर कोई एलिमेंट है, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 6 तो आएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। और एक्चुअल में बताऊं बेटा, 0 भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगी एक गार्बेज वैल्यू। क्या आएगी, एक गार्बेज वैल्यू, कोई भी एक उल्टी सीधी वैल्यू आपको उठा करके दे देगा। क्यों, क्योंकि 8वीं लोकेशन पर, 8वें इंडेक्स नंबर पर, 8वें इंडेक्स नंबर पर कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब इंडेक्स, उस इंडेक्स नंबर पर कोई है ही नहीं तो नम 8 पर किसी को पाएगा, वो नहीं पाएगा। तो जब नहीं पाता है तो गार्बेज वैल्यू दे देता है। लेकिन अब हमारे पास गार्बेज वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कह रहा है इन कैर, एक कैर नाम का एक क्या बनाया गया, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कैर नहीं होगा बेटा, इसको सुधारिएगा। यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपके इस किताब में मिसप्रिंट है। जिस किताब से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है वहां पर चीजें थोड़ी सी मिसप्रिंट फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, ये ऐसे लिखा गया है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ। ये लिखा कैसे गया, यह लिखा गया कैर, यहाँ पर कैर लिखा है, कैर के बाद कैर स्मॉल में है ना, उसके बाद यहाँ पर लिखा सी एच, क्या लिखा है, सी एच, और सी एच के बाद लगा है ब्रेकट, ब्रेकट के बाद यहाँ पर लिखा है बालाजी। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बालाजी। ये चीज ऐसे लिखी हुई है, ठीक है ना। वो ऐसे उसने थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया है, वो भूल गया। ये हमने क्या लिख दिया, बालाजी लिख दिया, ये बालाजी लिखा हुआ है इस तरीके से। आप ध्यान से एकदम समझ के चलो। कह रहा है कि वेयर विल कैरेक्टर जे इज स्टोर्ड, जे कहाँ स्टोर है, तो गिनती मारो। ये आपका क्या है, 0th इंडेक्स हुई, ये 1, ये 2,
एक मिनट, माउस भाग रहा है आज ज्यादा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया, और उसके बाद ये आपका 3 हो गया, और जे किस नंबर पर आ रहा है सर, जे 4 नंबर पर आ रहा है। तो CH4 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CH4 पर बालाजी में जे है। क्यों जे बालाजी में फोर्थ नंबर पर है, क्योंकि सर जी इंडेक्सिंग की शुरुआत 0 से होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है इन कैर सिटी बराबर इलाहाबाद, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट लोकेशन, लास्ट लोकेशन की वैल्यू क्या होगी, आओ गिनते हैं। देखो इलाहाबाद में ये 0 नंबर पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें नंबर पर डी है। डी किस नंबर पर है, आठवें नंबर पर। तो आपसे कह रहा है बताओ इसमें से लास्ट लोकेशन पर कौन होगा। तो लास्ट लोकेशन पर कौन होगा, आठवें पर डी हो गया, आठवें पर क्या हो गया, डी, मतलब ये वाला डी। लेकिन आप इस पे टिक मारोगे ना तो बेटा ये गलत हो जाएगा तुरंत। क्यों जानते हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भी एक एरे है किसका, कैरेक्टर का, और उसमें जो लास्ट लोकेशन पर वैल्यू होती है वो बैकस्लैश n होती है। वो बैकस्लैश n कह रहा हूं, बैकस्लैश 0 होती है, नल टर्मिनेटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नल टर्मिनेटर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बेटा वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन पर है मैं बता देता हूं, आपकी किताब में ये गलत दिया हुआ है, किताब फिर से सुधारिएगा बेटा। यहां पर किताब में डी दिया हुआ है, और डी क्यों दिया है जानते हो, क्योंकि ये लिखा गलत है। ये ऐसे लिखा जाएगा, एक लिखा है ना, तो एक को ये इस तरीके से लिखेगा, कुछ इस तरीके से लिखेगा। आप ध्यान से देखना, ये एक आपका है तो एक ऐसे लिखेगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, वो सही लिख नहीं पाया, ऐसे लिखेगा, एक ऐसे लिखा था वो, बैकस्लैश n। ये बैकस्लैश मान के चल रहा है, इसको क्या मान के चल रहा है, बैकस्लैश मान के चल रहा है। मैं इसको सही कर देता हूं, चलो यहाँ पर ऐसे इसको मैंने कर दिया इरेज, इरेज करने के बाद यहां पर मैंने बना दिया ऐसे, ऐसे बनाया। अब क्या हो गया, अब ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलें आगे, आगे चलिए, ठीक, क्लियर। चलो तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये बैक स्लैश है ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, और कंफ्यूजन आई हो तो आप हमको बता भी दीजिएगा कि हाँ सर अभी भी हम थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। मैं मिटा दूं इसको, चलो इसको मिटा दिया, और इसको मान के चलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन कब सही है, जब ये आपका ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, ये बैक स्लैश 0 होगा, तब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बैक स्लैश 0 जब मानेंगे तब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर नल टर्मिनेटर होता है, जो कि दिखता नहीं, जो कि छुपा हुआ होता है, ठीक। तो किताब में इसको भी जरा सुधारिएगा, किताब में इस बार गड़बड़ी बहुत है आपके, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से हर चीज पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार की कंफ्यूजन न रह जाए। रटने वाले बच्चे सतर्क हो जाएं, किताब को रटना नहीं है, ठीक। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इन एन बराबर strlen वी आर इंडियन। वी आर इंडियन में बताओ strlen नाम का फंक्शन लगाया गया है, और जो जिसमें n की वैल्यू कितनी होगी। अब बेटा strlen हमने आपको पढ़ाया है, होता क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, ये एक प्रकार का आपका फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग के लेंथ को बताता है। गिनती मारो, 1 2, स्पेस लेना है सर, बिल्कुल स्पेस लेके चलना है, 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 10 11 12 13, कितने कैरेक्टर हो गए, 13 कैरेक्टर हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो आप इन सब चीजों को एक बार सुधारते चलेंगे, ठीक है ना। जहां जहां हमने जो जो सही करवाया है आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक। एक बार फिर से बताता चलूं, ये आपके इतने क्वेश्चन हैं, इनमें सही क्या क्या करवाया है। मैंने कहा बेटा यहाँ पर 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक गार्बेज वैल्यू आएगी। इसमें क्या सही करवाया, इसमें हमने कहा यहाँ पर CH रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर CH रहेगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या सुधरवाया है, इसमें सुधरवाया है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तब सही होगा जब यहाँ पर बैकस्लैश n होगा, ठीक है ना। इसमें क्या सही करवाया, इसमें तो कुछ नहीं सही करवाया, सब कुछ सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सुधार लेंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलें, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला चैप्टर आपका फंक्शन का है। किस चीज का है, फंक्शन का है। कह रहा फंक्शन इज अ, फंक्शन क्या है, कह रहा सेल्फ कंटेन्ड मॉडल है। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि एक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज आइडेंटिफायर है, कंप्लीट प्रोग्राम है। तो बेटा फंक्शन आइडेंटिफायर नहीं है,
पहली बात ये तो गलत हो गया। एक स्टेटमेंट भी नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन होता है। एक कंप्लीट प्रोग्राम भी नहीं है क्योंकि इसका प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करते ही हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेल्फ कंटेन्ड मॉडल है, ठीक है, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है विच फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी, विच फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी, तो फंक्शन की बॉडी में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? विच फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी, तो बताइए क्या प्रेजेंट नहीं होगा? कह रहा है कि हेडर ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का हेडर, कॉल स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन, मोर देन वन स्टेटमेंट या वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है ना, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन की बॉडी में हेडर नहीं होता है। फंक्शन की बॉडी में क्या नहीं होता है बेटा? हेडर नहीं होता है। ठीक, बाकी फंक्शन की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है, बिल्कुल सर हो सकती है। कॉल स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, हाँ बिल्कुल कॉलिंग स्टेटमेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकर्सन बोल देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको तो हम लोग करते ही हैं। तो आपकी किताब में ये वाला भी आंसर क्या हो गया? गलत दिया गया है, इसको भी आप सुधार लेंगे। सेकंड में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। कह रहा है व्हाट विल वी कॉल इफ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। देखो आ गया ना, कह रहा है फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तब उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एफएबीएस, एफएबीएस इज अ टाइप ऑफ, एफएबीएस कैसा फंक्शन है? तो बेटा एफएबीएस एक मैथमेटिकल फंक्शन है, हमने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से। एफएबीएस क्या है? आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट को एब्सोल्यूट फॉर्मेट में बदलता है। जैसे आपने लिख दिया -4.3, -4.3, तो इस पे एफएबीएस लगाओगे ना तब आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 4.3, मतलब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस बात खत्म। उसके बाद कह रहा है कि इज अ रिटर्न टाइप ऑफ बाय डिफॉल्ट फंक्शन, इसमें से बताइए बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? नॉर्मल सी बात मान के चलिएगा बेटा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब हम लोग रिटर्न टाइप लगाते हैं तो मेन अभी तो नॉर्मली इंट लेकर के चलता है। वो क्या लेकर के चलेगा? इंटीजर लेकर के चलता है, ठीक है ना, मेन फंक्शन में। चले आगे, बाकी आप चाहो तो वॉइड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन के हिसाब से किसके साथ जाना है? इंट के साथ जाना है। उसके बाद कह रहा है एनी सी प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन, कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नीड नॉट कंटेन एनी फंक्शन, क्या किसी फंक्शन को कंटेन करने की जरूरत नहीं है? सोचते हैं। नीड्स इनपुट डेटा, इनपुट डेटा की जरूरत है, जरूरी नहीं है। नन ऑफ दीज, तो भैया इसमें याद रखिएगा हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि सी फंक्शन में एक मेन प्रोग्राम होता है, और मेन प्रोग्राम कह रहा हूं मेन फंक्शन होता है, तो कम से कम एक फंक्शन की जरूरत हमको होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन हम मेन होता है हमारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक फंक्शन होना ही चाहिए आपके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, अब यही तो बताया, एक फंक्शन जब खुद को बुलाए तो क्या वो क्या कहलाता है? वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा द फंक्शन स्कैनफ रिटर्न्स, ये फंक्शन स्कैनफ क्या रिटर्न करता है? बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा द एक्चुअल वैल्यू रीड्स फॉर ईच आर्गुमेंट, या फिर 1 या फिर 0 द नंबर ऑफ सक्सेसफुल रीड इनपुट वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है। स्कैनफ आपके यूजर से क्या लेता है? यूजर से इनपुट लेगा, है ना, और वही जो उसने पढ़ा है वही वो लौटाएगा। तो यूजर से इनपुट लेने का काम कौन करता है? स्कैनफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एक्स इन सी, सी लैंग्वेज में स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एसक्यूआर गलत है, पीओडब्ल्यू सही है गलत? गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 आगे लिख उठा है। पीओडब्ल्यू x,2 सही है गलत? बिल्कुल सही है, और ये वाला गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां सवाल कह रहा है इस बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? आइए बताते हैं हम आपको आउटपुट क्या होगा। बेटा ध्यान से देखो, एबीसी नाम का एक, पहले फंक्शन पढ़ो, ये फंक्शन है आपका, एबीसी नाम का एक फंक्शन लिया गया है, और इस फंक्शन में इंट आई एक्सेप्ट कर रहा है ये वैल्यू, और वो करेगा क्या? वो रिटर्न करेगा आई प्लस प्लस, मतलब आई में एक कर देगा वो ज्यादा, आई में एक चीज बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान के चलो इसको आपने 5 दिया तो एक क्या कर देगा? इसको 6 कर देगा। तो हमने लिखा आई, आई में क्या लिखा? एबीसी 10, एबीसी 10। अब एबीसी 10 क्या रिटर्न करेगा? 11 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये बढ़ा दे रहा है, और हमको प्रिंट क्या करना है? हमको प्रिंट करना है माइनस माइनस आई, और माइनस माइनस आई का मतलब समझ रहे हो? इस 11 में से एक घटा दिया जाएगा, एक घटा देगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? नहीं समझे? इसको जरा समझिएगा,
ठीक। अच्छा, कंफ्यूजन हो रही हो तो हम आपको इस प्रोग्राम को बना करके ही दिखा देते हैं। आपको करना क्या होगा, सीधे वीएस कोड खोल लेना है। हमने वीएस कोड ओपन कर लिया और वीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ये हमारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक कोई प्रोग्राम बनाया था हमने, तो उस प्रोग्राम को बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर फटाक से देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या दिया, क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंट मेन है, इंट एबीसी इंट आई, इंट एबीसी इंट आई। यहां पर लिखना है इंट, समझते चलना बात को, आपके लिए पूरा प्रोग्राम इसीलिए लिख रहा हूं, इंट एबीसी, उसके बाद यहां पर लिखना है इंट आई। और ये रिटर्न क्या करेगा, याद रखिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। बस इतना सा प्रोग्राम है ना। ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आई प्लस प्लस, काम खत्म। और उसके बाद यहाँ पर मेन में क्या करा गया है, मेन में इंट आई बराबर, मेन में क्या है, इंट आई बराबर एबीसी, और एबीसी के अंदर हमने दे दिया 10। क्या दे दिया, 10। और यहाँ पर प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम लोग, प्रिंट एफ करवा ले रहे हैं, परसेंट डी, कॉमा लगाया और यहाँ पर माइनस माइनस आई, माइनस माइनस आई, बस बात खत्म। यही इतना सा प्रोग्राम हमारा है और इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया। एक बार देख लेते हैं सबको सही लिखा है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही लिखा है। इसको हम लोग करते हैं सेव, और सेव करके बेटा जी रन कराएंगे। अब आप ध्यान से देखो, आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, जरा इसको फटाक से समझ भी लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। एकदम अच्छे से बात को समझिएगा। जैसे अब देखो, पहले यहाँ पर एक फंक्शन है आपका, ये फंक्शन क्या है, ये एबीसी नाम का फंक्शन है। इसको क्या चाहिए, इसको एक इंटीजर चाहिए, और इसको जो भी इंटीजर मिलेगा वो उसको बढ़ा देगा, उसको क्या करेगा, एक बढ़ा करके लौटाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो बढ़ाने वाला काम है ये बाद में होगा, क्यों, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट ये होता है, और ये आपका क्या है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो लगा है ये प्री डिक्रीमेंट है, मतलब पहले घटाएगा तब आपको आंसर देगा। यहाँ पर आपने बढ़ाना है लेकिन बाद में बढ़ाना है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है एबीसी 10, एबीसी 10 यहां पर मिला, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो अभी 10 से 11 नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू रख उठेगी, पहले वैल्यू क्या होगी, रख उठेगी, उसके बाद ये इसको प्रिंट कराएगा। पहले वैल्यू क्या होगी, रख उठेगी, उसके बाद ये प्रिंट कराएगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू आई की अभी कितनी रखी गई है, अभी आई की वैल्यू 10 ही रखी गई है, और 10 में एक पहले से घटा देना है, 10 में एक पहले से क्या करना है, घटा देना है। 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आई, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक चीज और देख लो, थोड़ा ट्विस्ट भी देखो इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर मैंने माइनस माइनस प्लस अभी कर रखा था ना, अब देखो सेव किया और सेव करके रन कराया। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, आया मजा, है ना खतरनाक बात। तो भैया आगे पीछे प्लस जहां लगाओगे क्वेश्चन के आंसर पर प्रभाव पड़ेगा। देखो कुछ नहीं किया हमने, इस बार प्लस कहां कर दिया, आगे कर दिया, और आंसर ही बदल गया। यहाँ पर 9 आ रहा था, यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट याद रखिएगा, प्री इंक्रीमेंट में पहले बढ़ जाएगा तब कैलकुलेशन होगी, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले कैलकुलेशन हो जाएगी तब बढ़ेगा। बात समझ में आई, इसीलिए इस प्रोग्राम को मैंने आपके लिए बनाया और लिख करके आपको दिखाया, ठीक है ना। इस प्रोग्राम को आप नोट कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आगे कह रहा है हमसे कि बताइए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कीवर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, STRUCT, स्ट्रक्ट हो गया। फिर कह रहा है विच ऑपरेटर कनेक्ट्स द स्ट्रिंग नेम टू इट्स मेंबर नेम, तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट यहाँ पर स्ट्रिंग में आपके इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इसको अभी आप नोट रखेंगे। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ स्ट्रक्चर मेंबर, इनमें से बताइए कौन सा एक स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, एरे हम लोग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर करते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। क्या फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में बेटा फंक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है यूनियन डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग वे, यूनियन स्ट्रक्चर के से कैसे डिफर होता है। तो हमने आपको इसके लिए बहुत सुंदर सी बात बताई थी कि बेटा जो आपका यूनियन होता है ना, यूनियन की जो मेमोरी होती है वो उसका बिगेस्ट एलिमेंट होता है,
यूनियन की मेमोरी, यूनियन का साइज क्या होता है, उसका बिगेस्ट एलिमेंट होता है, जबकि जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसका जो मेमोरी होती है, उसकी साइज होती है, वो सबका योग होता है, सबको जोड़ने के बाद हम लोग निकालते हैं। यही हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। अब एक बात और, यूनियन जो है ना, इसमें एक मेंबर को एक के बार एक्सेस कर सकते हो, जबकि स्ट्रक्चर में सारे मेंबर को एक बार में ही एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल मेंबर्स यूज्ड एट अ टाइम, नहीं गलत हो गया, एक बार में एक मेंबर, ओनली वन मेंबर, बिल्कुल सही, ओनली वन मेंबर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है ना। तो दो दो अंतर हमने आपको बता दिया, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द साइज ऑफ द, देखो आ ही गया, जो अभी हमने आपको बताया वो आ ही गया, ठीक। हमसे कह रहा है फ्लोट ए, अब बताना है साइज ऑक्यूपाइज 4 बाइट ऑफ मेमोरी। इंट कितना बाइट स्टोर करता है, 4 बाइट स्टोर करता है। इंट कितना, 4 बाइट, तो इसका मतलब फ्लोट कितना करेगा जी, फ्लोट 8 बाइट करेगा, फ्लोट डबल होता है इंट का, तो ये कितना करेगा, ये 8 बाइट करेगा। और यहाँ पर कैरेक्टर कितना कर रहा है, कैरेक्टर यहाँ पर देखो 10 बाइट स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है बताओ साइज कितनी होगी। अब भैया जो पागल बच्चा भी होगा वो भी बता देगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा, यूनियन जो है ना वो बिगेस्ट एलिमेंट को ही अपनी साइज मान लेता है। अब इसमें बिगेस्ट एलिमेंट कौन है, ये तो ये कितना, ये 8 एलिमेंट, मतलब 8 बाइट, ये कितना, ये 4 बाइट, और जेड की साइज कितनी, 10 बाइट, तो यहाँ पर साइज क्या हो जाएगी, 10 बाइट हो जाएगी। समझ में आई बात ना, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसेस अ वेरिएबल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अरे भैया अभी तो बताया डॉट से, किससे, डॉट से, देखो यहाँ पर बताया भी है, ये देखो बताया हमने ना डॉट, तो यहाँ पर भी डॉट वाला सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर की साइज क्या होगी। बेटा अब याद रखना, इसमें देखो इंटीजर कितना मान के चले, अगर इंटीजर को हम ना कितना मानते हैं, 4 बाइट मान रहे हैं, इंटीजर कितना, 4 बाइट, और कैरेक्टर कितना होता है, 1 बाइट होता है, फ्लोट कितना होता है, 8 बाइट होता है, जरा फटाक से जोड़ो, 8 4 12 1 13। अब ऑप्शन में 13 नहीं है ना, तो 13 नहीं है, इसका मतलब इंटीजर को कितना मानना है, इंटीजर को 2 मानना है, इंटीजर को कितना मानना है, 2, इंटीजर 2 हुआ तो कैरेक्टर कितना होगा, कैरेक्टर 8 होगा, और फ्लोट कितना होगा, फ्लोट आपका 4 हो जाएगा। तो बताओ 4 2 6 1 7, 7 भी ऑप्शन में नहीं है सर, तो अब मामला गड़बड़ हो रहा है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कह रहा है कि इसमें साइज क्या है, तो साइज या तो कितनी हो सकती है बेटा, 7 हो सकती है या तो 12 हो सकती है, या तो 7 होगी या तो 12 होगी, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा कुछ आ रहा है फिर आपको सवाल गलत है, ठीक। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें सबका सम होता है, अगर इसको 4 मान रहे हो तो 4 8 4 12 1 13 हो गया, ठीक। और इसमें अगर 2 मान रहे हो तो 4 2 6 1 7 हो गया, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, और ये वाला ऑप्शन भी गलत, ठीक है ना। सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, या तो आपका ऑप्शन कितना होगा, 13 होगा, या तो ऑप्शन कितना होगा आपका 7 होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको भी अपनी किताब में सुधार लीजिएगा। आपके यहाँ किताब में दिया गया है 12, और 12 किसी एंगल से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 4 12 तो कह दिया, क्या कैरेक्टर कहाँ चला गया, फिर कैरेक्टर को भी तो लेना है ना, कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, 1 बाइट होती है, उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 होगा, तभी आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। किताब को सुधार लीजिएगा भैया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक। चलें आगे, और हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि स्ट्रक्चर में सबको जोड़ देते हैं, और यूनियन में जो बड़ा एलिमेंट होता है उसी की साइज को हम लोग यूनियन की साइज मान लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए टिक लगा है बेटा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। जो सही होगा मैं सही बताऊंगा, जो गलत होगा उसको गलत बताऊंगा, टिक विक लगा रहने दीजिएगा। कह रहा अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी, अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी, एक पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है पास्ड टू अ फंक्शन, changed within a function, returned by a function, can be assigned a integer value, ठीक है ना। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या हो सकता है, तो पॉइंटर वेरिएबल जो है यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन, रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन। एक फंक्शन जो है ना वो पॉइंटर वेरिएबल को रिटर्न भी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। एक जो फंक्शन है आपका वो पॉइंटर वेरिएबल को रिटर्न भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अब और बात कि पॉइंटर जो होता है ना वो किसी और वेरिएबल के, किसी और एरे के, किसी और फंक्शन के, यहाँ पर वेरिएबल ही लिख देना, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। इस बात को आप नोट रखेंगे, क्या करता है ये, एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है ना। पहली बात हो गई। आगे कह रहा है इन सी अ पॉइंटर वेरिएबल टू एन इंटीजर कैन बी ट्रीटेड बाय द डिक्लेरेशन। हम लोग पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो बेटा जी पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंपल सा रूल यही है, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, एस्टेरिस्क लगाते हैं, और एस्टेरिस्क कहां लगता है, पहले लगता है, बाद में नहीं लगाइएगा। यहाँ पर देखो बाद में लगा इसीलिए गलत हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द ऑपरेशन इन सी यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू असाइंड बाय अ पॉइंटर इज नोन एज। अब जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं ना, वो वेरिएबल आपका क्या होता है, वो आपका द ऑपरेटर है ना, द ऑपरेटर
इन सी यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू असाइंड बाय अ पॉइंटर इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। यहाँ पर इनडायरेक्शन लिखा है, क्या लिखा है? इनडायरेक्शन, ठीक है ना। इनडायरेक्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके थ्रू कॉल करता है? ये एड्रेस के थ्रू कॉल करेगा। किसके थ्रू कॉल करता है? एड्रेस के थ्रू कॉल करता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटर। मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू को नहीं मंगाता, ये उस लोकेशन को मंगाता है जहां पर वो वैल्यू आपकी स्टोर है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है? पॉइंटर्स आर ऑफ। पॉइंटर्स क्या है? इंटीजर है, कैरेक्टर है, अनसाइंड इंटीजर है। तो ना तो इंटीजर होता है, ना कैरेक्टर होता है, ना अनसाइंड इंटीजर होता है। होता क्या है? ये किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है। किसी वेरिएबल का क्या होता है बेटा? एड्रेस होता है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है पॉइंटर, अ पॉइंटर इज ए पॉइंटर एक वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं किसी इंस्ट्रक्शन को नहीं। अब वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, यही तो लिखा है ना, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो भैया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के, किसी दूसरे फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। दैट्स इट। कह रहा एन ऑपरेटर यूज टू गेट एट एड्रेस स्टोर्ड इन अ पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल भैया कौन सा सिंबल? ये है ना, एस्टेरिस्क। बात खत्म। कह रहा कि व्हाट इज स्पेस कॉल्ड वेयर डेटा इज स्टोर्ड ऑन डिस्क। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं जहां पर आपका जो डेटा है? व्हाट इज स्पेस कॉल्ड वेयर द डेटा स्टोर्ड इन डिस्क। जहां पर डेटा हमारा स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल। और हाँ, फाइल दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है टेक्स्ट फाइल, और एक कौन सी होती है? एक आपकी होती है बाइनरी फाइल। कौन सी होगी बेटा? बाइनरी फाइल होती है। दो प्रकार की फाइल होती है, ठीक है ना। कह रहा इन दिस फाइल डेटा इज स्टोर्ड एट इन इट और इन सेम ऑर्डर एज इट इज रिटन। अगर हमारा डेटा जो है वो सेम फॉर्मेट में जैसे हमने लिख रखा उसी फॉर्मेट में स्टोर है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग सीक्वेंशियल फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल फाइल। लेकिन अगर ऐसे मैंने जैसे लिखा हुआ ए बी सी डी और स्टोर तुम अगड़म बगड़म फॉर्मेट में कर रखे हो, कैसे अगड़म बगड़म? कैसे? पहले बी स्टोर है, फिर ए स्टोर है, फिर ई स्टोर है, फिर डी स्टोर है, फिर सी स्टोर है, इसको हम लोग रैंडम फाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको रैंडम फाइल बोल देंगे। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम विच ऑफ फॉलो डेटा कैन बी राइट और रीड। ठीक है ना, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलो डेटा कैन बी राइट और रीड। 9th नंबर में कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ फॉलो डेटा कैन बी राइट और रैंडम फाइल्स जो होती है ना, रैंडम फाइल में हम लोग डेटा को राइट और रीड वगैरह करते हैं, ये आपकी रैंडम फाइल हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि विच इज नॉट अ मोड टू ओपन अ फाइल। इनमें से बताइए कौन सा मोड नहीं ओपन करने का? तो हमने आपको बताया है फाइल वाले चैप्टर में कौन सा मोड है ये? रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, फिर रीड प्लस मोड, राइट प्लस मोड, अपेंड प्लस मोड, ये आपके हो गए। फिर इसी में सब में क्या जोड़ते जाओ? इसी में सब में बी जोड़ते जाओ। ठीक, ये सब आपके हैं। इनमें कौन सा नहीं है? इसमें पी वाला नहीं है, पी आपका कोई मोड नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पी हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन एरर इन अ फाइल। इनमें से कौन सा एक एरर डिटरमाइन करता है? तो ये आपका एफ एरर, इसको हमने आपको पढ़ाया ही था। सीक एफ क्लोज, ये क्या करता है? फाइल को क्लोज करेगा। फाइल में आपको बताता है कि आपके कर्सर को सेट करता है। कर्सर को क्या करेगा? कर्सर को सेट करेगा किसी लोकेशन पर, ठीक है ना। अच्छा, कर्सर की लोकेशन बताता कौन है? तो टेल बताता है। कौन सा फंक्शन है? एफ टेल नाम का फंक्शन है, वो कर्सर की लोकेशन को बताता है, ठीक है ना। दोनों बातें याद रखेंगे। कह रहा है विच ब्रिंग बैक पॉइंटर एट द स्टार्टिंग। इनमें से कौन सा जो आपके कर्सर के पॉइंटर को स्टार्टिंग में लाने का काम कौन करता है? तो रिवाइंड करता है। कौन? रिमाइंड, ठीक है ना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है विच इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। एक कैरेक्टर को पढ़ना है, एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए इनमें से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए आप नॉर्मल सी बात परसेंट सी लगा दो, किसी भी चीज में परसेंट सी लगा दो, एक कैरेक्टर पढ़ देगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर गेट सी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है कि एक कैरेक्टर फाइल से एक कैरेक्टर पढ़ना है, तो गेट सी नॉर्मल पढ़ने के लिए होता ही नहीं है। गेट सी तो डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग दी है उससे पढ़ने के लिए होता है। तो यहाँ पर फाइल से पढ़ने के लिए, एक कैरेक्टर पढ़ने के लिए यहाँ पे इनमें से कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। कह रहा है विच टेल द लास्ट पोजीशन ऑफ फाइल। इसमें फाइल के लास्ट पोजीशन को कौन बताता है ना। देखो ईओएफ, ईओएफ का पूरा मतलब होता है ईओएफ, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, पूरा नाम भी याद रखिए, एंड ऑफ फाइल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 में ऑप्शन नंबर सी। 15 में कह रहा है कि विच इज यूज टू ब्रिंग पॉइंटर
इन इट्स डिजायर्ड पोजीशन, अभी हमने बताया एफ सीक, सीक से क्या करते हो, देखो लिखा है भाई, जो लिख दिया वो लिख दिया। एफ सीक कर्सर को सेट करेगा, यहाँ पर देखो रहे हो ना, कर्सर को क्या करता है, सेट करता है, तो वही चीज है, एफ सीक क्या करेगा, आप जहां आप चाहोगे उस पोजीशन पर कर्सर को ले जाएगा। फिर कह रहा है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का एग्जांपल कौन है, तो जहां पर पुट्स है वो आपका क्या हो गया, इनपुट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ये भी हमने आपको गेट्स पुट्स जब पढ़ाया था तभी बताया था। 16वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चले आगे 17वां कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। बेटा जी एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बनावटी दिमाग, बनावटी बुद्धि, ठीक है ना। तो कहीं आर्टिफिशियल लिख रहा है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बात समझ में आई, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द इन्वेंटर ऑफ एआई, एआई का जॉन मैकार्टी, कौन थे इन्वेंटर, जॉन मैकार्टी थे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई, एआई का एप्लीकेशन कौन सा इनमें से है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबल इन, नई साइबर सिक्योरिटी में आता है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल आपके सवाल को जो सुनेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा और उस हिसाब से आपको जवाब देगा। जैसे व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हो, मेटा एआई है, मेटा एआई आपकी भाषा को समझ जाता है ना, आपके लैंग्वेज को समझ जाता है और उसके हिसाब से आपको जवाब देता है, ठीक है ना। तो तीसरे का बी हो जाएगा। चौथे में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एआई, एआई का कंपोनेंट क्या है, लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग, सीखता रहता है एआई आपका, और सीख के ये दिन ब दिन अपडेट होता चला जाता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई, इनमें से कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग एआई के लिए नहीं करते हैं। तो भैया पर्ल जो है लैंग्वेज है ना, ये एआई के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। सर कहाँ आपने बताया, जाके देखना एआई वाला चैप्टर पढ़ाया है, वहां पर पूरा ऐसे लिस्ट बनाई है एआई के लिए हम लोग किस किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बताता हूँ कहाँ से बताया है। पहली वीडियो जहां पर हमने आपको कंप्यूटर का मॉडल पेपर सॉल्व कराया, वहां पर भी हमने आपको इसको बता रखा है, ठीक। जावा होती है, लिस्प होती है, प्रोलॉग होती है, तीन के तीनों होती है, पर्ल नहीं होती, ठीक। छठवां, इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई, इनमें से कौन सा एआई का एप्लीकेशन नहीं है, तो बेटा जी कौन सा नहीं है, डीबीएमएस, क्योंकि डीबीएमएस मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चैटबॉट बिल्कुल है, जो आप मेटा एआई वगैरह इस्तेमाल करते हो। लीडर हाँ जी है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच, किस टाइप ऑफ अप्रोच पर ये डिपेंडेंट है, तो भैया ये जो आपका है, ये है वीक एआई एप्लीकेशन, अप्लाइड एआई एप्लीकेशन, कनेक्टिव एआई एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग एआई अप्रोच। तो इसमें से सातवें में सही जवाब क्या हो जाएगा, अप्लाइड, ठीक है ना। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 7 का बी। आठवां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट, इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का एग्जांपल है, तो हमने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट हमने आपको पढ़ाया, तीन प्रकार का होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ह्यूमन होता है और एक रोबोट होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन भी है, रोबोट भी है, ऑटोमोटस सॉफ्ट स्पेस है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, आठवें का हो जाएगा बेटा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, पक्का, पक्का नहीं है ना, आगे चलते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है डैश 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 इज द ब्रांच ऑफ एआई, इनमें से बताइए कौन सा ब्रांच एआई का है। मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक्स, फुल स्टैक डेवलपर, नेटवर्क डिजाइन, इनमें से कौन सा है, तो बेटा मशीन लर्निंग क्या है, एआई के ब्रांच है, मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ एआई। फिर कह रहा हाउ डज एन एआई एजेंट इंटरेक्ट्स विथ इट्स एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है बेटा जी, तो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए सर सेंसर और प्रिसीवर्स, ठीक है ना। वो सेंसर का इस्तेमाल करता है या प्रिसीवर का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9वें में भी ए और 10वें में भी ए, नोट हो गया। चले आगे, आगे चलते हैं। कह रहा है बताओ प्रिंस ऑफ ड्रोन, इसको हमने आपको ड्रोन चैप्टर अभी हाल में पढ़ाया ना, नहीं पढ़ा तो जाके पहले ड्रोन, प्रिंस ऑफ ड्रोन कौन है, ये है, ठीक है ना, रेजिनाल्ड डेनी। कह रहा ड्रोन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमोट कंट्रोल सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा सी। फिर कह रहा एक ऑक्टोकॉप्टर, एक ऑक्टो माने 8 होता है, ऑक्टोपस होता है ना, उसके 8 पैर, तो यहाँ पर ऑक्टो में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ज्यादा गंदा लग रहा है तो ये ऐसे लिख सकते हो। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो गया कौन सा, ये वाला, ठीक। इसमें कौन सा, इसमें ये लगा हुआ है, जो लगा हुआ सही लगा हुआ, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हो गया। इसमें कितना, इसमें आपका हो जाएगा 8,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3D एयरफॉइल इज कॉल्ड, 3D एयरफॉइल वो जो तीनों तरफ से घूमे, चारों तरफ से घूमे, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विंग बोलते हैं। विंग मतलब पंखा, विंग मतलब क्या होता है, पंखा। एयरफॉइल, ठीक। कह रहा है कि व्हेन वाज द ड्रोन इन्वेंटेड, हमने इसको भी बताया था ड्रोन कब इन्वेंट हुआ, ड्रोन हुआ 1849 में, 1849। इसमें मतलब सबका जवाब क्या हो रहा है, लगभग लगभग ए सी इधर ही वाला सही हो रहा है। कह रहा है कि व्हाट डज यूएएस स्टैंड, इसको तो बताया था अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भैया जो चैप्टर पढ़ाए हैं हमने ना, एक बार जाके पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मच वेट कैन अ मल्टी रोटर कैरी, एक मल्टी रोटर कितना वेट कैरी कर सकता है, तो 15 किलो, कितना, 15 किलो का वेट वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 केजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 15 केजी, ठीक। और हमने आपको ड्रोन के टाइप पढ़ाए हैं, जाकर के एक बार पढ़िएगा ड्रोन के टाइप, ठीक है ना, जहां पर आपको चार चार टाइप मिलते हैं, विंग के आधार पर, पेलोड कैपेसिटी के आधार पर, है ना, और रोटर के आधार पर। तो एक बार जाकर उसको जरूर पढ़ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन, ड्रोन का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। फोटोग्राफी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लैंड सर्वे करने के लिए हाँ, वाटर सर्वे करने के लिए, पॉपुलेशन सर्वे करने के लिए, तो बेटा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ना, एक्चुअल में मैं बताऊं, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन सर्वे। अब जनसंख्या कैसे आप ड्रोन उड़ा के चेक करोगे, किस कहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। अब फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है, एक्चुअल में बताऊं मैं, ये थोड़ा सा आपका, ये वो अंडर वाटर सर्वे, वाटर सर्वे के लिए भी हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा विवादित बनता है बेटा, कि पॉपुलेशन मान के चलो भी कुंभ में कितने लोग आए, या फिर आपके किसी फंक्शन में कितने लोग हैं, वहां पर उसका सर्वे हम लोग थोड़ा सा किससे, ड्रोन से कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, और ये वाला ऑप्शन इस हिसाब से गलत हो जाए, क्योंकि ड्रोन जो आपके होते हैं ना बेटा, वो ड्रोन किस में चलते हैं, वो हवा में चलते हैं, और पानी के अंदर कौन सा ड्रोन आप उड़ाओगे, मुझको ये बताओ, ठीक है ना। तो अगर पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछेगा, बोर्ड में विवादित सवाल कभी नहीं आते हैं, बोर्ड में विवादित सवाल कभी नहीं आते हैं। अगर ऐसा सवाल आ भी जाए ना, तो किताब को आपको साइड में रखना है, आपको किसको सही करना है, आपको करना अंडर वाटर सर्वे, क्योंकि वाटर सर्वे के अंदर बेटा ड्रोन नहीं चलते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि ड्रोन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल मतलब हवा में चलने वाले, ये तो पानी है ना, ठीक। चलते हैं आगे। आगे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रोन बेस्ड ऑन एरियल प्लेनफॉर्म यूज्ड। अब मल्टी रोटर ड्रोन पढ़ाया था, हाँ जी सही होता है मल्टी रोटर ड्रोन। अच्छा ये तो गलत, इसमें सही ऑप्शन बताना है ना, तो इसमें से बताया हमने आपको, ये वाला बताया था ना, ये वाला सही होगा बिल्कुल। सिंगल रोटर ड्रोन ये भी सही होता है, जिसमें मल्टी रोटर मतलब जिसमें कई सारे पंखे लगे हुए, मोटर लगे हुए हों। सिंगल रोटर का मतलब जिसमें एक पंखा लगा हुआ हो। और यहाँ पर कह रहा मूविंग रोटर हेलीकॉप्टर, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये एक एक टाइप नहीं है। अच्छा और कौन सा टाइप था, एक आपका था हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड फिक्स्ड रोटर, और एक फिक्स्ड रोटर था। चार प्रकार होते हैं, तो जिसमें दो पढ़ाया, चार के चारों पढ़ाए हैं, जाकर के देखिए वीडियो, बहुत सुंदर वीडियो बनाई है, और हमने यहाँ पर साइड में फोटो लगाकर भी दिखाया है किस प्रकार के ड्रोन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएवी, अभी तो बताया अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसका, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो जाएगा। बात समझ में आई, आइए आगे चलते हैं। अगला आपका जो चैप्टर है वो आपका ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स में क्या दिया गया है आपको, ई कॉमर्स में फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एनी पर्सन कैन सेल हिज लैपटॉप, पढ़ाया हुआ सवाल है एकदम हूबहू, एग्जाम्पल भी यही दिया था बेटा, OLX कहते हैं ना, OLX पे बेच दो। OLX क्या है, OLX C2C है, OLX क्या है, C2C है। किताब में इसको सुधार लीजिएगा, किताब में आपके गलत लिखा हुआ है ये, है ना, किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में आपके लिखा हुआ है ये शायद B2B ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, उसको आप थोड़ा सुधारेंगे। अभी मुझको कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है, या फिर C2C ही लिखा हुआ है, जो भी हो थोड़ा सा आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक। नहीं किताब में जो भी हो बेटा सही कर लेना उसको थोड़ा सा, मेरे हिसाब से जो भी हो। अब यहाँ पर C2C हो जाएगा, OLX क्या हो जाएगा, OLX आपका C2C हो जाएगा। चले आगे, कह रहा है कि सही ही दिया हुआ है शायद किताब में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है। पढ़िए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि कॉस्ट सेविंग, प्राइस रिड्यूशन, कॉस्ट तो बचाता है पहली बात। कह रहा है लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स, अब इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज या वाइडर चॉइस। तो इसमें से एक के चीज हमको दिख रही है, लेट रिस्पॉन्स, ऐसा तो नहीं होता है ना। स्विगी से देखो पिज्जा फटाक से आ जाता है 20 25 30 मिनट में। ब्लिंकिट है आजकल, जोमेटो है,
है ना। तो ये सब लेट रिस्पॉन्स तो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, अभी ओला उबर है, गाड़ी का खड़ी हो जाती है तो लेट रिस्पॉन्स नहीं होता, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी सब सही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड शॉप्सी एट ऐप एन ऐप दैट अलाउज इंडियन टू स्टार्ट ऑनलाइन शॉप फॉर फ्री। इसमें बताओ शॉप्सी किसने स्टार्ट किया है, तो शॉप्सी किसने स्टार्ट किया है ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक चीज हाँ बताएंगे, आप इसको कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूं कि मैं ही बताऊं, आप मुझको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको भी लास्ट में दूंगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद मुझको बताएंगे, ठीक है ना। शॉप्सी को किसने लॉन्च किया, सारे लोग इस्तेमाल करते हो, फ्लिपकार्ट जानते हो, अमेजॉन जानते हो, स्नैपडील जानते हो, सब लोग जानते भी हो और सब लोग इस्तेमाल भी करते हो। ये आपका होमवर्क है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप मुझको बताओगे कि शॉप्सी को किसने लॉन्च किया है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका HW हुआ, ठीक है ना। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक, तो आप इसको बताएंगे मुझको। आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड। अब हमने आपको बता ही दिया, सामान खरीदना बेचना इंटरनेट पर क्या कहलाता है बेटा, सामान खरीदना और बेचना इंटरनेट पर क्या कहलाएगा, ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। कह रहा है डैश डैश आर इन्वॉल्व्ड इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा, फाइनेंशियल सर्विस, म्यूजिक सर्विस, बुक मार्केट या ऑल ऑफ दिस। तो भैया सब तो आता है ई कॉमर्स में, क्या हम किताब नहीं खरीद सकते, क्या खरीद सकते हैं, क्या हम सॉन्ग नहीं सुन सकते, क्या सुन सकते हैं, कैसे इस आपके अरे यार कौन कौन क्या होता है, जियो सावन है और स्पॉटिफाई है, ये सब है नहीं, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आते हैं। फिर कह रहा है कि बताइए इन विच फील्ड वाज ई कॉमर्स फर्स्ट यूज, सबसे पहले ई कॉमर्स को हमने कहाँ इस्तेमाल किया था भैया, सबसे पहले ई कॉमर्स कहाँ इस्तेमाल हुआ था, बैंकिंग में इस्तेमाल हुआ था। कहाँ, नेट बैंकिंग वगैरह आई थी ना, वो भी आपका ई कॉमर्स का एक हिस्सा है, तो नेट बैंकिंग में सबसे पहले बैंकिंग में इस्तेमाल हुआ था। कह रहा है ई कॉमर्स इज बेनिफिशियरी, ई कॉमर्स इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी बिकॉज, क्यों बेनिफिशियल है, इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डू लेस वर्क एट होम, पहली बात सही बात है। दूसरा बात, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एट लो कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है क्विक डिलीवरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड मेनी चॉइसेस टू द कस्टमर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गलत बात क्या है भैया, ये सोसाइटी पूछ रहा है, तो सोसाइटी के लिए पब्लिक चाहिए, पब्लिक है ना, पब्लिक वाला मामला कहाँ है, पब्लिक वाला मामला ऑप्शन नंबर बी में है। ये देखो प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करता है कम कास्ट में, कम पैसे में पब्लिक को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये आपको सारे जवाब सही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताना पड़ेगा। सोसाइटी की बात आ गई, सोसाइटी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा द पॉपुलर वेबसाइट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन है, हाँ जी है, हाँ मिंत्रा है, जी बिल्कुल है, फ्लिपकार्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ द एबव। कह रहा व्हाट इज ई पेमेंट, भैया ई पेमेंट सुन लियो एक बार में। ई पेमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप क्या करते हो, पैसे का लेन देन करते हो, जहां पर आप पैसा कैश में नहीं, क्वाइन में नहीं, चेक में नहीं देते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको इंसान से मिलने की भी जरूरत नहीं है, बस यही इस कहानी है बस। तो भैया 9वें का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज पेमेंट करने का कोई हम लोग क्या बोलते हैं, ई पेमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। हो गया काम खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द उमंग ऐप। उमंग ऐप आपने सुना होगा, सबने सुना है, बुकिंग ट्रेन टिकट कर सकते हैं, फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट कर सकते हैं, सही जवाब ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच गवर्नमेंट सर्विसेज अलाउज इंडिविजुअल टू बुक ट्रेन टिकट्स, ट्रेन टिकट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे भैया ट्रेन टिकट, रेलवे रिजर्वेशन कौन सी वेबसाइट, वेबसाइट का नाम भी बता दो भैया, पढ़ने वाले बच्चों बताइए, IRCTC, ठीक है ना, ये इसकी वेबसाइट है। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल कह रहा है विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के लिए बताओ कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है। टू इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन, बिल्कुल। टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड टू द सिटीजन, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस, टू इंश्योर पीपल्स फेथ ऑफ ई कॉमर्स। ई गवर्नेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंगेज करते हैं, इनेबल करते हैं और एम्पावर करते हैं, किसको, सिटीजन्स को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका कौन सा है, साइबर सिक्योरिटी है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा यहीं पर समाप्त।
ठीक है ना। ध्यान से देखना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कौन सा इनमें साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी, हाँ जी आती है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी आती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी आती है। मोबाइल फोन सिक्योरिटी आती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी आती है। पर्सनल डेटा सिक्योरिटी आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑल ऑफ द एबव। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग। जो लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग होती है ना बेटा, वो होती है एथिकल हैकिंग। अब इसके साथ एक बात और समझो ना, जो हैकिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली आपकी हो गई एथिकल हैकिंग और दूसरी होती है मैलिशियस हैकिंग। पहली क्या हो गई, एथिकल हैकिंग, दूसरी हो गई मैलिशियस हैकिंग। अच्छा एक बात और सीखो, हैकर कितने प्रकार के होते हैं। तो सर हैकर होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक रेड हैट हैकर, रेड कह रहा हूं, नहीं भाई रेड नहीं, ब्लैक। एक ब्लैक हैक हैकर होते हैं, एक व्हाइट हैट हैकर होते हैं, एक व्हाइट हैट हैकर होते हैं, और एक आपके जो होते हैं वो ग्रे हैट हैकर होते हैं। अब सबके बारे में बताओ। सफेद टोपी वाला भैया, सफेद टोपी वाला जो होता है ना वो अच्छा काम करता है। ब्लैक टोपी वाला, काली टोपी वाला कैसा काम करेगा, ये खराब काम करेगा, गंदा काम करेगा, गलत काम करेगा। और ग्रे वाला अच्छा भी करता है, गलत भी करता है। अच्छा भाई ऐसा नहीं है कि सर टोपी पहन के काम करती हैं सब, नहीं, इनका नाम दिया गया है एक। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो आपके बैड वर्क्स करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो गुड वर्क्स करते हैं, और जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो गुड बैड दोनों करते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर बेटा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके प्रोग्राम में डाल दिया जाता है या आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, तो ये हैकिंग का एक जरिया है, हैकिंग का क्या है, एक तरीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड इन वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, एयर क्रैक एनजी। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम लोग एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटीज आर। इसमें से बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब साइबर सिक्योरिटी में बेटा हम लोग क्या है, कंप्लेंट्स, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, सही बात, थ्रेट प्रिवेंशन, सही बात, मतलब तीन के तीनों क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। पांचवें में डी। छठवें में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है। तो कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, डेनियल फॉर सर्विस, मैन इन द मिडल, मालवेयर, या फिर आपका एईएस। तो डेनियल फ्रॉम सर्विस ये भी है। मैन इन मिडिल, मतलब मैन इन मिडिल समझ रहे हो कि आप अपना कुछ इंफॉर्मेशन बना रहे हो, यहाँ पर आप बैठे हो और यहाँ पर सर्वर है, आप ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन बना के सर्वर पर भेज रहे हो और कोई हैकर आया और हैकर बीच से आपका डेटा उड़ा ले गया, ये मैन इन मिडिल हो जाता है। ठीक है ना, मालवेयर है, ये है, इसको हमने बताया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा एईएस, ये आपका नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल यहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी हो। दूसरी चीज एआई, ये भी है। तीसरी डेटाबेस, चौथा अटैक। साइबर सिक्योरिटी में ये चीजें आती हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो कंपोनेंट बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है। ठीक है ना, ये इसका साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट नहीं है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका हो गया ए। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब का हो गया ये वाला। अरे कहाँ गया ये चीज। ठीक है ना, आगे चले, चलो इसको मिटा दो, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। ठीक है, ये तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब आपका हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये आपका हो गया सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डैश डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। इनमें से कौन सा साइबर अटैक है, तो फिशिंग, हाँ जी है। पासवर्ड अटैक, बिल्कुल है। एसक्यूएल इंजेक्शन, सही है। इनमें भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दे आर नेफारियस हैकर एंड देयर मेन मोटिव टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम। इनको बोलते क्या है, अब अभी बताया ना, एक काली टोपी वाला, एक सफेद टोपी वाला, एक ग्रे टोपी वाला। तो भैया जो पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। इनका मेन मकसद होता है या तो आपको बदनाम करना या तो आपको आपके पैसे को उड़ा देना। ठीक है ना, आगे देखिए कह रहा है स्पूफिंग क्या है। स्पूफिंग किसको कहते हैं बेटा, स्पूफिंग क्या है। अब स्पूफिंग में बता देता हूं, जैसे कोई वेबसाइट है,
फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नक्शा बदल दें, हुलिया बदल दें और आपको पागल बना दें कि ये एक कोई वेबसाइट बनाए, उसको कैसे बिल्कुल दिखाएं, वो बिल्कुल एकदम फ्लिपकार्ट जैसे दिखाएं और आप उसमें फंस जाओ और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, आप उसमें कुछ सामान मंगा लो, पैसा उनको पेमेंट कर दो। वो चीज क्या कहलाती है? स्पूफिंग कहलाती है। फिलहाल यहाँ पर कह रहा है चेंजिंग अ वेबसाइट्स लुक्स, है ना, किसी वेबसाइट के लुक को बदल देना, वो क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। ठीक, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10, 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? तो ये आपके क्या थे बेटा? ये आपके इंपॉर्टेंट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन थे? ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे। तो 100 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में बताए, जो कि 10 चैप्टर, 10 के 10 चैप्टर है, उन 10 चैप्टर का इस्तेमाल करके हमने आपको बताया। ठीक है ना? अब एक चीज और कि इतना आपके लिए एनफ है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है ना? पहली बात। दूसरी बात कि हमने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा रखा है, एक से अलग से प्लेलिस्ट बना दी, एक प्लेलिस्ट सी लैंग्वेज की है और एक प्लेलिस्ट किस चीज की है? क्लास 10th कंप्यूटर यूपी बोर्ड। ठीक है, उस चीज की दो प्लेलिस्ट है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। सारा का सारा मैटर, सारी की सारी कहानी आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी बाहर का नहीं होगा। ठीक, तो हाँ, मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और उन बच्चों के पास जरूर शेयर करिए, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी हैं, उनके पास ये जरूर पहुंचाइए वीडियो, ताकि उनका भी कल्याण हो, उनका भी भला हो और वो भी पास हो जाएं। इस चीजों को देख करके अपने नंबर्स के, अपने स्कोर को अच्छा बना पाए। ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए हमको आप इजाजत देंगे और हाँ, जो हमने आपको होमवर्क दिया है, आप उस होमवर्क का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि भैया जो सॉप्सी है ना, सॉप्सी को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है। आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपका मतलब ये है कि होमवर्क का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना? और आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा है, या फिर आप किसी चीज का रिवीजन करना चाहते हो, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मैं उस चीज का, उस टॉपिक का रिवीजन भी करवाऊंगा। क्लियर? चले, तो आज के लिए इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।